जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है आपका नया चैप्टर, नया टॉपिक, जिससे यूपी में खास करके हर वर्ष लगभग इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यूपी में यूपी आरओ हो, एआरओ हो, या फिर यूपी पीसीएस जो प्रॉपर आपका होता है, फिर ट्रिपल एससी टाइप एग्जाम जो भी हो, मतलब यूपी जो भी एग्जाम कराता है, खास करके आयोग, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और उससे भी बड़ी बात कि रिपीटेड रहता है, रिपीटेड रहता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब तक हम लोग 25-30 टॉपिक कवर करते करते 25-30 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, लगभग हर टॉपिक से एक प्रश्न आते ही आते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने के पहले एक बात करना चाहूँगा आप लोगों से। हालांकि सोचा था बाद में करूँगा, पर 1 मिनट लगेगा, कर लेता हूँ। एक कहानी आप लोगों ने सुनी है। आप लोग पिछले वीडियो पे मेरे जाइएगा, जो इसके पहले वाली वीडियो है, और उस पर कमेंट्स पढ़िएगा जा करके। मतलब एक महानुभाव हैं, उनको इस बात से ही समस्या है कि आप प्रूफ क्यों दिखा रहे हैं, आप जो है प्रूफ क्यों दिखा रहे हैं। इनको प्रूफ ना दिखाओ तो ये कहेंगे कि आप कुछ भी पढ़ाते हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? यहाँ से प्रश्न आ रहा है, आप बस बेमर्जी का बोल देंगे, अपने मन मर्जी से कि इस टॉपिक से आ रहा है, हम कैसे मान लें। ठीक, और यूट्यूब पे बहुत लोग चिल्लाते हैं, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, वहाँ से प्रश्न, और इनको प्रूफ दिखाओ तो ये कहेंगे प्रूफ क्यों दिखाते हो, हमारा समय बर्बाद कर। अरे गधे कहीं के, मतलब तुम्हारे लिए गधा खच्चर क्या शब्द यूज किया है तुम्हारे लिए, हमको तो नहीं पता है। इस बात से तुमको समस्या है कि 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट सर दे करके और मुझे प्रूफ दिखा दिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हाल ही में आ रहे हैं। ठीक, खुद तो कभी एनालिसिस किया नहीं और मैं दिखा रहा हूं, तो भी इतने बड़े गधे आदमी हो, दिमाग के पैदल हो, कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई अगर एनालिसिस करा भी रहा है तो तुम कह रहे हो क्यों करा रहे हैं। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो तुमको चिढ़ मच रही होगी कि जो बाकी लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको नहीं एनालिसिस करने आता है, वो भी समझ जा रहे हैं ये चीज़ें देख करके कि हाँ कैसे एनालिसिस करके मुझे पढ़ाई करनी है, कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो या तो तुम्हारा कोई कंपटीटर होगा, वो भी ये वीडियो देख रहे हो, तो तुमको चुल मची होगी एकदम से। ठीक, या तो तुम कोई कोचिंग संचालक ऐसे होगे जो खुद अपने नोट्स बेचना चाह रहे होगे कि मेरे नोट्स बिके, ये तो दिखा दे रहा है कि ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों को कैसे समझना है और कैसे फिर बाद में बुक को रेफर करना है। तो या तो तुम इस टाइप के हो, और या तो तुम सच में अगर स्टूडेंट हो तो तुम सच में महाबेवकूफ़ है। तुम्हारे लिए जितना जितना तुम्हारी तारीफ की जाए इस चीज़ को लेकर के ना, उतना तारीफ या जो भी कह लो वो कम होगा। एक कहानी आप लोग सुने हैं, एक बार क्या होता है कि एक आदमी जो है खच्चर पे कुछ कपड़े उपड़े रख के लेके जाता रहता है। तो जो समाज वाले देखते हैं, कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार। ठीक ना, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार, ये खच्चर इसके पास है और ये फिर भी पैदल चल रहा है। तो ये क्या करता है, सोचता है कि यार समाज वाले तो बड़े, लगता है मैं बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, खच्चर पे बैठ जाता हूँ। खच्चर पे क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ मैं। तब जब समाज वाले देखते हैं तो कहते हैं बड़ा शोषणकारी आदमी है यार, ये तो बैठा हुआ है, मतलब खच्चर पे कपड़ा वपड़ा तो लादा ही, खुद भी बैठ गया है, ये मतलब जानवर का शोषण कर रहा है यार ये तो ये आदमी कहता है कि लग रहा है कि अभी भी गलती हो रही है, ये समाज वाले तो छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब मैं पैदल चल रहा था तब भी, और इसके ऊपर बैठ गया हूँ तभी, लग लाओ इसको ही अपने ऊपर लाद लेता हूँ। तो खच्चर को अपने कंधे पे लादता है और चल देता है। कहते हैं सब बड़ा, ये तो महामूर्ख आदमी है यार, खच्चर को अपने ही ऊपर रख के लेके चल रहा है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये सोसाइटी में कुछ मूर्ख लोग हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक ना, चाहे कुछ भी कर लिए, नहीं प्रूफ दिखाइए तो प्रूफ मांगे, प्रूफ दिखाइए तो प्रूफ क्यों दिखा रहे हो। और ऊपर से एक महानुभाव कमेंट किए हुए हैं कि ये वीडियो लंबी करने की निंजा टेक्निक है। अरे बेवकूफ, तुम्हारा तुम्हारी तैयारी 20-25 साल लंबी हो जाएगी अगर तुम बिना एनालिसिस के पढ़ रहे हो तो। ठीक ना, हमारे निंजा टेक्निक पे मत देखो, मेरा लाइफ सेटल है, तुम अपना देखो, अपना निंजा टेक्निक और क्या है, मतलब यही तुमको निंजा टेक्निक लग रही है कि वीडियो, हद है यार, वीडियो लंबा करने के लिए पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में लगातार प्रश्न है, ये निंजा टेक्निक है पेपर, मतलब मुझे वीडियो की लेंथ। अरे तुमसे हमको सर्टिफिकेट है, तुम्हारा जमीन लिखवाना है हमको कि मतलब
ये अगर हम 20 मिनट का बना रहे हैं तो अगर 22 मिनट का बना देंगे तो तुम अपना घर बार लिख दोगे हमको। अरे भाई मेरा मन करेगा मैं 10 मिनट का बनाऊंगा, मेरा टॉपिक 50 मिनट में कंप्लीट होगा, मैं 50 मिनट में, मतलब इस बात का कोई वो है क्या गवर्नमेंट का कि हमको वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे तो यूट्यूब पे डालने नहीं देगा वीडियो? मतलब हद है। चलिए, अगर आप कोचिंग संचालक हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं अगर इस तरह का कमेंट करें, और अगर आप तुम खुद स्टूडेंट हो तो तुम्हारा जीवन गर्त में है। ठीक, चलिए देख लें हम लोग अपना टॉपिक। मैंने इन चीज़ों को ये चीज़ें जो है मुझे हालांकि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो वीडियो देख रहे हैं, जीवन तो जीना है ना यार, जीवन जीना है कि नहीं? तो कुछ मतलब ज्ञान जीवन के भी ले लो। बहुत सारे सर लोग हैं, वो लोग तो खाली ज्ञान ही बांटते रहते हैं, मैं तो अपना चुपचाप आता हूँ, अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तो अगर एक आध दिन 2-4 मिनट अगर कुछ बोल दिया तो झेल लो। बाकी मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, बहुत सारे मास्टर लोग हैं, वो तो मतलब शुरू ही करेंगे ज्ञान से और ज्ञान ही पे खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो अगर समय बर्बाद हुआ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और जीवन में कुछ सीख लेना हो कि मतलब हर जगह ऐसे लोग हैं, आप भी जीवन में कुछ काम शुरू करेंगे तो 4 लोग वहाँ पे नाटक करने वाले मिल जाएंगे। ठीक, तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वो कौन से वर्ग थे? वो कौन से वर्ग थे? तो वो वर्ग थे बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां, और उदार रजवाड़े। उदार रजवाड़े मतलब कुछ रजवाड़े थे जो जिनका स्वभाव क्या था, उदार स्वभाव के थे, वो परिवर्तन को मानते थे। ठीक ना? नेक्स्ट है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। बात सही है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, बात सही है बिल्कुल। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधार को आधुनिकता के आधार माने जाते थे। आधुनिकता के क्या माने जाते थे? आधार माने जाते थे। ये कथन और कारण सही है दोनों, और इसकी सही व्याख्या करता है। पढ़ने से मतलब थोड़ा भी आप बुक को रीड किए होंगे तो पता चल जाएगा आपको। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग तथा सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने जिन वर्गों को प्रभावित किया था उनमें कौन कौन लोग थे? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था वो सर्वाधिक और सर्वप्रथम प्रभावित हुआ था। अब देखिए, राजा राम मोहन रॉय को या तो बार बार क्वेश्चन के माध्यम से पढ़िए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने कई बार लिख दिया है। ठीक, अलग अलग जो है उनको लोगों ने नाम दिया था। जिसे भारतीय जागृति का जनक कहते थे उनको, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते थे, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते थे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते थे, और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता भी जाने जाते थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। और इनके अलावा भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत भी माना जाता था किसको? राजा राम मोहन रॉय को। तो ये इकट्ठा है ये पूरा, ठीक ना? इनको हालांकि नीचे इनको लौह पुरुष भी कहा जाता था, ठीक ना? इनको लौह पुरुष भी कहा जाता था। ठीक, हाँ ये देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष या लौह पुरुष किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन रॉय को। आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। इनकी समाधि कहाँ थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कहाँ पे थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में थी। ठीक, केशव चंद्र सेन का संबंध है किससे? टबरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से। ठीक ना? अगर ये संस्था दे दे
टबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसका संबंध किससे था? केशव चंद्र सेन से। एक बार मैं चेक कर लूंगा ये कहीं प्रिंटिंग एरर तो नहीं, मुझे तो कुछ लग रहा है प्रिंटिंग एरर यहाँ पे। एक बार चेक कर लूंगा मैं इसको, ठीक, और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा अगर वो होगा तो। ठीक, ये इंग्लिश वाला टर्म जब हिंदी में लिखता है तो ज़्यादा समझ, इंग्लिश का पढ़ने में आसान है, हिंदी अगर लिख दिया इस टाइप से तो फिर बड़ा समस्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक? केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ठीक, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर आधारित था, यानी एक ही ईश्वर। राइट। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था वो क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का तो विरोध किया था, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था। क्या किया था? अस्वीकार किया था। समाचार चंद्रिका, ये राजा राममोहन रॉय के विचारों के विरोध में शुरू की गई पत्रिका थी। कौन सी? समाचार चंद्रिका। ठीक, 19वीं शताब्दी के बाद में न्यू हिंदूवाद, नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग कब लिया था? 1893 में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में लिया था। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा? 1897 में की गई थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, किसका कथन है? किसका कथन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। आर्य समाज की स्थापना किसने की गई, किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो, ये किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ठीक ना। यह आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। ठीक ना। नेक्स्ट है कथन, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। बात सही है। इसने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। श्रेष्ठता के विश्वास की जड़ों को क्या किया था? कमजोर किया था। दोनों बात सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो व्याख्या नहीं करता। अच्छा शासन स्वशासन को क्या कर सकता है? स्थानापन्न नहीं कर सकता, यानी कि कभी भी जो अच्छा शासन है वो स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है। ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक ना। उन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है।
सही कालक्रम लगाना है। सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, फिर विवेकानंद। बहुत आसान सा है ये प्रश्न। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और इसके प्रमुख संचालक कौन थे? एमजी रेनाडे। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम पिछड़े वर्गों का उत्थान, ठीक ना। और महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन को इसने क्या किया था? संगठित किया था। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। लोक हितवादी कौन कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था लोक हितवादी। विधवा पुनर्विवाह के लिए महाराष्ट्र में अभियान का नेतृत्व किसने किया? परशुराम पंडित ने। किसने? परशुराम पंडित ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक कौन थे? बहराम जी मालाबारी। कौन थे? बहराम जी मालाबारी, ठीक ना। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित कब हुआ था? 1891 में, ठीक ना। इस कानून में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो थे वो कौन थे? बी.एम. मालाबारी, ठीक ना। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के कार्य करने वाले महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन सम्मेलन की शुरुआत की थी, ठीक ना। सामाजिक सुधार हेतु बने संगठनों का जो है सुमेलन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। और सेवा समिति HN कुंजू, ठीक ना। तो ये थे आपके आज के नोट्स। आप लोग वीडियोस देखते रहिए और इनसे डायरेक्ट एक बार में सीरीज में लगा करके इनको रिवाइज कर डालिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।